फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए, दिस इज अ लेक्चर ऑन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और यू कैन से PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और उसके पहले ही थिंकर हैं प्लेटो। तो हम प्लेटो को पढ़ेंगे और प्लेटो के माध्यम से आई हैव कैटेगोराइज्ड प्लेटो इनटू वेरियस सब टॉपिक्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा है। इन्हीं सब टॉपिक्स को, पूरे प्लेटो को हम कहानी के माध्यम से एक वीडियो में समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, करीब 15 थीम्स मैंने बांटा है, और इसमें खासकर जो प्लेटो का एजुकेशन है या जस्टिस सिस्टम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए, इनकी जो क्रिटिक भी है ना प्लेटो का, तो उन्होंने भी कहा है कि WPT कैन ईदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट हार्डली नॉन प्लेटोनिक। ये कार्ल पॉपर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इसको आप जरूर लिखेंगे कि इनकी क्रिटिक भी एक तरह से इनके एडमायरर हैं। कार्ल पॉपर मानते हैं कि प्लेटो एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी लाइक हिगल एंड मार्क्स, ओपन सोसाइटी की एनिमी है। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, प्लेटो ऐसे थिंकर है ना जिनको थोड़ा सा आपको अभी लगेगा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो चुके हैं। आप मेरी वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा कम, बट प्लीज पे अटेंशन टू माय वर्ड्स। देखिए, प्लेटो का अगर आप यहाँ पे एक टॉपिक देख रहे होंगे, थ्योरी ऑफ कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, ये देखेंगे तो इसमें प्लेटो ने कहा है कि सब लोग शादी नहीं करेंगे। खासकर जो फिलोसफर किंग होगा या फिर वॉरियर क्लास होगा, ये शादी नहीं करेंगे, और एबलिस्ट लोग शादी करेंगे, एबलिस्ट वुमेन शादी करेंगी, जिसमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो भी एबलिस्ट होगा। अब आपको ये आउट ऑफ ट्यून दिख सकता है आज की सर्कमस्टांसेस के अनुसार, बट वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द पर्सपेक्टिव और थ्रू द सिचुएशन दैट वाज प्रिवेलिंग इन एथेंस दैट टाइम। So let us start Plato. I am Deepak and you're watching ISPCS Factory. So let us start with the first topic. See, if you want to understand Plato, first understand the Greek society. कि ग्रीक सोसाइटी क्या था? एक सिटी स्टेट था जिसमें कि सेल्फ सफिशियंसी वाली भावना थी, सिटीजन्स थे, सोसाइटी और स्टेट का ओवरलैपिंग था, और यह एक हायर। देखिए, मैं की फीचर्स को जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि एक आधे घंटे के लेक्चर में प्लेटो नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा। ये एक हायरार्किकल सोसाइटी थी, आप नोट डाउन कर लीजिए। यह एक हायरार्किकल सोसाइटी थी और कह सकते हैं इलिटिस्ट सोसाइटी थी। प्लेटो जो है ना, इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे, और जैसे कि भारतीय समाज था वैसे ही ये भी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है, ग्रीक सोसाइटी। और महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, यहाँ पे वुमेन सबऑर्डिनेट कंडीशन में थी, और स्लेवरी बहुत ही प्रिवेलेंट थी। आपने एरिस्टोटल को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे स्लेवरी डोमिनेट कर रही थी। और कम्युनिटी और स्टेट, इनको प्रायोरिटी थी रादर देन इंडिविजुअल। जैसे आप अभी के टाइम पे देखेंगे जो मॉडर्न वेस्ट है तो वहाँ पे इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस है, बट हेयर कम्युनिटी और स्टेट पे ज़्यादा फोकस था। और इस दिस वर्ल्डली पे वो बात करते हैं। जैसे अभी हम तुलना करेंगे इंडियन थिंकिंग से तो उसमें समझ आएगा आपको कि हमारा आउट वर्ल्डली या दैट वर्ल्डली, इस तरह से कहेंगे। रैशनलिज्म, सेकुलरिज्म, लॉजिकल थिंकिंग, इन चीज़ों पे ग्रीक सोसाइटी का फोकस था। सो आप फीचर्स जान गए। अब थोड़ा सा हम ग्रीक सोसाइटी को इंडियन सोसाइटी से कंपेयर करते हैं। देखिए, ग्रीक सोसाइटी में क्या था कि सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था, आपने देखा, बट इंडियन सोसाइटी में आपने देखा होगा वसुधैव कुटुंबकम, यानी कॉस्मोपॉलिटन फीचर दिखता है। अगेन दूसरा डिफरेंस देखेंगे कि ग्रीक सोसाइटी एक सेकुलर सोसाइटी रही है, बट इंडियन थिंकिंग हैज बीन वर्ल्ड ऑफ गॉड। तो ये बेसिक दो डिफरेंस हुआ। Now, if you see the similarity between the Greek society and the Indian thinking, then दोनों ही सोसाइटी में हायरार्की थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, एंड प्रायोरिटी इज गिवन टू होल देन टू द इंडिविजुअल। कम टू द थर्ड टॉपिक। देखिए, ये चीजें बताना जरूरी है, तभी आप प्लेटो को एज अ होल समझ पाएंगे कि जो एंशियंट ग्रीस था और मॉडर्न वेस्ट था, या मॉडर्न वेस्ट अभी जो है, तो इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, एंशियंट ग्रीस में ड्यूटीज पे फोकस था बहुत ज्यादा, कि जो आपका मतलब ड्यूटी है, और यहां पे क्या फोकस है, राइट्स पे फोकस है कि अधिकार आपके क्या है। देखिए, मॉडर्न में क्या है ना, देखिए एंशिएंट का तो मैंने बता दिया, मॉडर्न में क्या है, इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस है, जबकि वहां नहीं था, कलेक्टिविटी पे फोकस था। मॉडर्न में इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है। देखिए, मॉडर्निटी का एक बेसिक फीचर है कि इट डिफरेंशिएट्स द रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, इट डिफरेंशिएट्स द एथिक्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स, अनलाइक द एंशिएंट ग्रीक और द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी।
Okay, come to the fourth topic that what were the problems with Athens? Unless you understand the problems with Athens, you will not be able to understand Plato. देखिए प्लेटो का बहुत ही ज्यादा मदरलैंड से प्यार था, जैसे कि मैकियावेली था। हुआ क्या था कि स्पार्टा ने एथेंस को डिफीट कर दिया था। हालांकि रीजन ये था कि उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एरर था, बट प्लेटो ने क्या कहा कि ड्यू टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन एथेंस हम स्पार्टा से हार गए। रामजस कॉलेज जो मेरा जहां से मैं पढ़ाई किया वहां तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का ही नाम है स्पार्टिकस सोसाइटी। ओके, कम टू द टॉपिक। डेमोक्रेसी में प्लेटो का कहना है कि इट इज रूल ऑफ मेनी इग्नोरेंट पीपल। इसी ने वाइजेस्ट मैन यानी इनके जो गुरु थे सोक्रेटिस, उनको ऑर्डर दिया था कि आप पॉइजन को ले लीजिए। डेमोक्रेसी एक करप्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि यहां पे इग्नोरेंट लोग रूल कर रहे होते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज डिजायरेबल एंड व्हाट इज अनडिजायरेबल। रादर दे आर रनिंग आफ्टर मनी एंड पावर विच आर टेम्पररी एंड लिमिटेड गुड्स एंड पीपल फॉलो देयर लीडर्स। सो देयर इज अ फैक्शनलिज्म। यानी जो भी आज की हमारी इंडियन सोसाइटी में जो पार्लियामेंट है ना, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में आज आपको ये सारी दिक्कतें दिख रही हैं जो प्लेटो ने बताया था कि लोग मनी के पीछे, पावर के पीछे भाग रहे हैं। फैक्शनलिज्म क्रिएट हो गया। आप एंटी डिफेक्शन से इसको जोड़ करके देखिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था एथेंस के साथ कि एथेंस हार गया था, स्पार्टा जीत गया था। तो डेमोक्रेसी में कारण उसने ढूंढने की कोशिश की थी। पांचवा हमारा थीम है कि प्लेटो कैसा पॉलिटिकल फिलोसफर है। देखिए प्लेटो ना फादर है पॉलिटिकल फिलॉसफी का, आप ये ध्यान रखेंगे। अगर पूरी पॉलिटिकल साइंस का फादर देखा जाए तो एरिस्टोटल है, अरस्तु, बट प्लेटो इज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म। प्लेटो का जो सिद्धांत है ना, वो अगर उनकी थ्योरी की हम बात करें तो वो डिडक्टिव मेथड पे बात करते हैं। जैसे आपने साइंस में इंडक्टिव मेथड पढ़ा होगा कि न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा, कई सारी इस तरह की चीजों को ऊपर से गिरते हुए देखा, और सिद्धांत दे दिया ग्रेविटेशन का। बट यहां पे क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक जाया जाता है, यानी कि एक जनरल सिद्धांत से स्पेसिफिक की हम बात करते हैं, अनलाइक दी साइंस, फिजिकल साइंस की हम बात करें तो। ठीक है, प्लेटो ने डायलेक्टिकल मेथड्स को अपनाया, जो कि सुकरात से उन्होंने लिया कि एक बात आई, फिर दूसरे बात ने उस बात को काट दी, और फिर यानी थीसिस, एंटीथेसिस, देन सिंथेसिस। ओके, प्लेटो इनइक्वालिटी में बिलीव करता है। प्लेटो को पहला फेमिनिस्ट भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि फिलोसफर किंग के साथ फिलोसफर क्वीन भी हो सकती हैं। वुमेन जो है वो एजुकेशन भी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मिलिट्री में भी पार्टिसिपेट करती हैं। दैट इज व्हाई प्लेटो इज कॉल्ड द फर्स्ट फेमिनिस्ट। और भी देखिए कि पॉलिटिकल फिलोसफर इनकी तो वो एक रेडिकल थिंक कर रहे हैं, बहुत ही आइडियलिस्ट चीजों को बताते हैं, एकदम आराम से चेंजेस कुछ भी नहीं चाहते हैं प्लेटो। उनका मानना है कि चीजें रेडिकली चेंज होंगी, और यूटोपियन है, एकदम आदर्शवादी उनका सिद्धांत है। हम उस पर बात करेंगे आगे। और स्पार्टा से प्रभावित हैं कि स्पार्टा का जो कम्युनिटेरियन स्पिरिट है, दैट हैज टू बी इनकलकेटेड बाय द एथेंस। ओके, कम टू द सिक्स्थ। सोफिस्ट को समझना पड़ेगा। देखिए सोफिस्ट लोग इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमैनिज्म, डेमोक्रेसी, इनमें बिलीव करते थे। इन्होंने एक सिस्टमैटिक एजुकेशन की को लीड किया, लेकिन ये पैसे लेते थे, पैसे के एजुकेशन के लिए। और सोक्रेटिस कहते हैं ये तो फिर आप सही रास्ता नहीं बता रहे ना, आप तो रॉन्ग को जस्टिफाई कर रहे हैं। और यहां पे प्लेटो प्रभावित हैं सोक्रेटिस से, और सोफिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो। यदि आप इन्फ्लुएंसेस नहीं समझेंगे कि प्लेटो का किनका किनका इन्फ्लुएंस था, तो कई सारे लोगों का इन्फ्लुएंस था, जैसे कि पाइथागोरस। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। तो इनमें पाइथागोरस बिलीव्ड आल्सो इन सेक्सुअल इक्वालिटी, दोनों ही सेक्स बराबर है, मेल फीमेल। तो प्लेटो इससे प्रभावित थे। और सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता है, अगेन प्लेटो इससे भी प्रभावित थे। ओके, हेराक्लिटस से प्लेटो प्रभावित थे। इन्होंने कहा था कि धरती पे ना कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, बुद्धा ने भी यही कहा है। और तीसरे व्यक्ति जिनसे प्रभावित थे वो थे परमानाइट्स, जो कहते हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट्स जो हम देखते हैं ना समाज में, वो इल्यूजन्स हैं, वही तो हमारे एरर के सोर्सेस हैं। और सबसे ज्यादा प्लेटो अपने गुरु से प्रभावित थे, उनका नाम था सुकरात, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का कहना था कि नॉलेज इज वर्च्यू एंड इग्नोरेंस इज वाइस। ठीक है, तो इस चीज से, और थ्योरी ऑफ जो आइडियाज हम आगे पढ़ेंगे, वो
असल में वो सोक्रेटिस से ही लिए थे, और इनफैक्ट अभी मैंने बताया कि डायलेक्टिकल मेथड प्लेटो टुक फ्रॉम हिज गुरु सोक्रेटिस। देखिए प्लेटो समझना इतना आसान नहीं है, आई एम जस्ट समराइजिंग प्लेटो। अगर आप 2-3 बार सुन लेंगे ना, 1 महीना क्लास चला था हमारे पूरे ग्रेजुएशन में, और उस पूरे की हम समरी आपको याद करके और यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, पहले मैंने पढ़ा फिर मैं आपको बता रहा हूं। नॉलेज और ओपिनियन में प्लेटो डिफरेंशिएट करते हैं कि नॉलेज इज द वर्ल्ड ऑफ बीइंग, जैसे कि ब्यूटी, फॉर्म्स। लेकिन ओपिनियन क्या है? इट इज द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, जैसे कि ब्यूटीफुल, ओपिनियन। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और नॉलेज को वो कहते हैं कि नॉलेज इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, वो आइडियाज का वर्ल्ड है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, इटर्नल है, इम्यूटेबल है, वो सोल को इनलाइटन करता है। और कैसे हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं? तो हम डायलेक्टिकल मेथड से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द थ्योरी ऑफ आइडियाज। ऑफ कोर्स इसमें सोक्रेटिस का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और प्लेटो ने एक बात कही है, और यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछ दिया है कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, यानी जो भी रियल है ना वो कुछ भी नहीं है बल्कि आइडिया का ही एक परछाई है, शैडो है। ये चीज भी क्वेश्चन लिखने को आ सकता है। कुल मिला के बात यह है कि प्लेटो ने आइडिया को सुपीरियर दिखाया है, किससे? मैटर से। मैटर और आइडिया को डिफरेंशिएट किया है, और यहां पे उन्होंने ऑनेस्टी को बताया है कि ये मनी से सुपीरियर है, और पूरी इनकी फिलॉसफी की ये एसेंस है, थ्योरी ऑफ आइडियाज। और वो कहते हैं आइडिया कभी बदलता नहीं है, इट इज अनचेंजिंग, और परफेक्ट होता है, यानी इम्परफेक्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। एंड ही कॉल्स आइडिया एज द किंगडम ऑफ गॉड। ये वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस का उत्तर लिखते समय। और कैसे आप ला सकते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज को समझ सकते हैं? तो यू विल अंडरस्टैंड थ्रू द रीजन। एंड वो एक आइडिया देते हैं, केव एलेगरी देते हैं, केव एलोगेरी, एलेगोरी। ठीक है, तो इसके थ्रू वो कहते हैं कि मैटर इज जस्ट शैडो ऑफ रियलिटी। और जो असल में ये पूरी जो थ्योरी ऑफ आइडियाज इन्होंने दी है ना, ये अपने आगे का ये जो पीके का कॉन्सेप्ट है फिलोसफर किंग का, इसी को जस्टिफाई करने के लिए दिया है। लेकिन आप इनको, एक फिलोसफर है नीत्शे, इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है प्लेटो को। कहा है कि प्लेटो इज द बिगेस्ट लायर, इससे बड़ा झूठ मैंने व्यक्ति देखा नहीं, इसने कुछ रियलिटी प्रेजेंट नहीं किया है। और आप जब हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म तो उसमें नीत्शे आएंगे, लियोटार्ड आएंगे, उनके मेटा नैरेटिव्स हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में हम बताएंगे। ओके, फिलोसोफर किंग, देखिए ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, नॉन पॉलिटिकल साइंस के भी लोगों को समझना चाहिए। इनके पूरी जो आइडियल स्टेट है ना प्लेटो का, उसका ये लिंच पिन समझा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि गवर्नर इज द लिंच पिन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, उसी तरह से ये इनके लिंच पिन है आइडियल स्टेट का। ओके, इनमें कहते हैं ना कि फिलोसफर जो रूलर है ना, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो उसमें विजडम होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, और उसमें ईगर टू लर्न, सीखने की एक ईगरनेस होनी चाहिए। और आइडियल वॉज रियल, अभी मैंने ऊपर बताया है। और उनका कहना है कि जो आइडिया ऑफ गुड है ना, गुड, ये केवल फिलोसफर किंग ही समझता है। प्लेटो की एक स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं पीके का क्या इंपॉर्टेंस है, कि प्लेटो ने कहा है कि ओनली द philosophers शुड बी द रूलर्स, और रूलर्स शुड लर्न द आर्ट ऑफ फिलोसफी, अदरवाइज द प्रीडिकमेंट वुड कंटिन्यू। यानी राजा जो होगा ना वो केवल फिलोसफर होगा, या फिर मतलब अगर नहीं है फिलोसफर राजा, तो राजा को फिलोसफी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो समस्याएं जारी रहेंगी। अच्छा, और क्या गुण होने चाहिए पीके में? तो पीके में गुण होना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट का वो ध्यान रखे, वो इंटीग्रिटी उसमें होनी चाहिए। हालांकि वर्ड इंटीग्रिटी वो नहीं देते हैं, अनचेंजिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, बट इसमें इनका क्रिटिसिज्म भी है फिलोसफर रूलर्स में। उनके जो चेले हैं अरिस्टोटल, वो खुद क्रिटिसाइज करते हैं कि आप तो फिर एवरेज पर्सन को एकदम ही छांट दे रहे हैं। डिसेंट नाम की, डेमोक्रेसी में तो डिसेंट होता है, क्रिटिसिज्म नाम की कोई चीज ही आप नहीं छोड़ेंगे। हालांकि प्लेटो खुद डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। और ये भी बात है ना कि ट्रुथ तो रिलेटिव होता है, हु विल डिसाइड कि व्हाट इज ट्रू, एंड व्हाट इफ द क्लेम्स ऑफ ट्रुथ आर फॉल्सिफाइड, सेज पॉपर। कार्ल पॉपर कहते हैं कि अगर आपकी जो क्लेम है ट्रुथ का वो फॉल्सिफाई हो जाए तो क्या करेंगे? और कून है एक, इनको आप मेंशन करेंगे, इन्होंने तो कहा है कि डोमिनेंट व्यू डिटरमाइंस द ट्रुथ। और यही बात तो कार्ल मार्क्स भी करते हैं ना, कि जो डोमिनेंट क्लास होता है वही डिटरमाइन करता है कि उस एज की थिंकिंग क्या होगी। और डाइवर्सिटी को प्लेटो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और इनके जो चेले हैं उन्होंने कहा इट इज बेटर टू बी वर्ल्डली वाइज
रादर देन वाइज इन द आइडियाज, ठीक है। और पावर तो करप्ट करता है ना, लॉर्ड एक्टन को आपने सुना होगा, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और प्लेटो ने क्या किया है, एक व्यक्ति में पूरी की पूरी पावर दे दी है। तो प्लेटो हालांकि जब वो अपना वर्क बाद में जो लेटर पीरियड में उन्होंने एक वर्क लिखा लॉज, तो इसमें इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ ठीक है, कलेक्टिव विल एंड सोवरेन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, कम टू जस्टिस। उन्होंने जो बुक लिखी ना रिपब्लिक, ये पूरी बुक का नाम है रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस। नीचे आपने देखा, ये बुक पता नहीं आपने से कितने लोगों ने पढ़ा है, बट आई हैव रेड दिस बुक, और उसी का बुक का मैं समरी ही बेसिकली आपको बता रहा हूं। देखिए जस्टिस में ना उन्होंने एक डायलेक्टिकल मेथड से बात किया है। बहुत सारे लोगों से उन्होंने सवाल पूछा है कि अच्छा आपके अनुसार जस्टिस क्या है, आप बताइए जस्टिस क्या है। जैसे एक कैरेक्टर लेते हैं सिफेलस, सिफेलस से पूछते हैं कि जस्टिस क्या है। सिफेलस बोलता है कि देखिए आप अपना अगर काम कर रहे हैं और जो भी आपका ड्यूज है वो दे रहे हैं, यानी जस्टिस है। तो प्लेटो पूछते हैं तो क्या मतलब आप किसी के हाथ में कोई पागल आदमी हो चुका है, उसके हाथ में हथियार आप लौटा देंगे उसका, वो तो किसी को मार देगा, फिर तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ। फिर वो जाते हैं पॉलीमार्कस के पास, पॉलीमार्कस से पूछते हैं कि जस्टिस क्या है। वो बोलते हैं कि आप अपने दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और जो दुश्मन है उसको हार्म पहुंचाइए। तो प्लेटो बोलते हैं कि फिर तो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन आपका दुश्मन है और कौन दोस्त है। फिर वो कहते हैं कि भाई जस्टिस का मतलब तो अच्छाई करना होता है ना, इसमें हार्म क्यों पहुंचाना है। फिर वो जाते हैं थ्रैसीमैकस के पास, और थ्रैसीमैकस एक सोफिस्ट होते हैं। तो थ्रैसीमैकस कहते हैं देखिए जो बलवान के हित में है वही जस्टिस है। तो ये तो फिर और भी गलत बात हो गई ना, हम तो जस्टिस में वेलफेयर ऑफ ऑल की बात करेंगे ना। फिर लास्ट इनका कैरेक्टर आता है ग्लाउकन। तो ग्लाउकन से पूछते हैं भाई जस्टिस क्या है, तो वो कहते हैं देखिए जो गरीब आदमी के हित में है, जो कमजोर आदमी के हित में है वही जस्टिस है, चूंकि एक कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थे। तो प्लेटो यहां भी डिफर कर जाते हो, बोलते हैं कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना स्टेट, स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, प्लेटो सेज। तो ये चीजें प्लेटो को सूट नहीं करती, और अंत में प्लेटो अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं, और उसमें 3 क्लासेस बेसिकली वो डिवाइड करते हैं। पहला क्लास होगा गार्जियन क्लास, जिसमें कि जिसको वो गोल्ड बोलते हैं, उसमें रीजन डोमिनेट करेगा, विजडम डोमिनेट करेगा, वही फिलोसफर किंग होगा। दूसरा क्लास होगा सोल्जर वाला क्लास, जिसको वो सिल्वर की कैटेगरी देते हैं, उसमें करेज डोमिनेट करेगा। और तीसरा क्लास होगा जिसमें कि एपेटाइट डोमिनेट करेगा, और उसको कॉपर बोलते हैं, और ये प्रोड्यूसर क्लास होगा। दिस विल बी द गवर्न्ड क्लास। और ये बोलते हैं कि ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये इनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन से डिसाइड होगा, अभी हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन प्लेटो का तो इसमें पूरा पूरा क्रिटिसिज्म भी है कि आपने जो है किस तरह से, इस तरह से तो एक तरह से छुआछूत वाली भावना जो इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम क्रिएट हुआ उस तरह से आपने क्रिएट कर दिया है। तो इस पे हम क्रिटिसिज्म भी प्लेटो का देख सकते हैं। ओके, देखिए एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक बेस्ट किताब है अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो, क्योंकि इसमें क्वालिटीज को फिल्टर करने की बात कही गई है। प्लेटो के अनुसार स्टेट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो लोगों को एजुकेट करना है। और उनको कहां से इंस्पायर्ड थे, तो वो स्पार्टा से इंस्पायर्ड थे, क्योंकि स्पार्टा में कंपलसरी एजुकेशन इंक्लूडिंग द मिलिट्री एजुकेशन वाज देयर, एंड वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाता था। यही कारण है कि प्लेटो ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात कही गई है, जिसमें फिजिकल, मोरल, मेंटल एंड थ्योरेटिकल एजुकेशन की बात कही जाती है। अच्छा, प्लेटो एक चीज और बोलते हैं कि जो एजुकेशन है, अनलाइक स्पार्टा, वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, न कि प्राइवेट के द्वारा। उसके बाद वो अलग अलग स्टेजेस की बात करते हैं कि प्लेटो जो है, जैसे कि शुरू से वो बताते हैं कि 6 साल तक जैसे कहानियां सुनाई जाएंगी, जिम्नास्टिक सिखाया जाएगा, डाइट पे कंट्रोल बताया जाएगा, फियरलेस एटीट्यूड आपको डेवलप करा जाएगा, ठीक है। फिर 6 से 18 तक जो है आपको बेसिक बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉर्मल जो एजुकेशन वाली फील्ड्स होती हैं, जैसे लिटरेचर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। फिर 18 से 20 की एज में एक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर देखा जाएगा कि कौन जो है वो आगे जाएगा फिलॉसफी के लिए, और बाकी लोगों को मिलिट्री में कर दिया। देखिए 18 तक वाले को 3rd क्लास में चले जाएंगे, कॉपर वाले में। 18 से 20 वाले अगर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग ले लेते हैं तो वो वॉरियर क्लास हो जाएंगे। और 20 के बाद जो सिखाया जाएगा ना, तो उसमें कुछ बहुत ही, जैसे कि फिलॉसफी हो गया, फिर अगेन लिटरेचर, मैथमेटिक्स हो गया। 30 से 35 की एज में डायलेक्टिक्स सिखाई जाएंगी, और 35 से 50 की एज में जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाया जाएगा, ठीक है। और 50 की उम्र में आप फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर क्वीन बनने के लायक हो जाते हैं, ठीक है।
और एक बात और कही है प्लेटो ने कि जो रूलर होगा ना वो लीस्ट ईगर टू गवर्न, उसमें ऐसा नहीं होनी चाहिए कि एकदम ईगरनेस है कि हमको ही राजा बनना है, और वो पैसा और पावर के पीछे नहीं भागेगा, ठीक है। और यही कारण है कि अरिस्टोटल ने इनको क्रिटिसाइज किया है कि जो वो कहते हैं कि अरे भाई रूलर तो वर्ल्डली वाइज होना चाहिए ना, आप तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में होना चाहिए, और आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि उनमें जो है अपने काम में ही ईगर नहीं होना चाहिए। फिर ईगर नहीं हुआ तो काम करेगा कैसे? फिर तो वही राहुल गांधी वाली हाल होगी। मैं क्रिटिक नहीं हूं राहुल गांधी का, मतलब ईगरनेस तो होनी चाहिए ना, एकदम ही हाँ ठीक है फर्क ही नहीं पड़ रहा है तब तो दिक्कत है। ओके, यहाँ पे सेकंड एक और टॉपिक छूट गया, कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। देखिए प्लेटो ने कहा है कि सब लोग शादी नहीं करेंगे। अब इनका ना इतना ज़्यादा वो करप्शन को लेके ओवरवेल्म हो गए थे प्लेटो कि इनको लग रहा था किसी भी तरह से करके एथेंस से करप्शन को मिटाना है, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म, क्योंकि आपका परिवार होगा तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म फैलेगा, प्रॉपर्टी होगी तो फिर आप जो है प्रॉपर्टी के पीछे भागेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो राजा होगा वो शादी नहीं करेगा। और इन्होंने एक और बात कही है कि मतलब जो ये सेक्सुअल फीलिंग है ना, ये राजा जो है वो कंट्रोल कर सकता है, और ये फीलिंग जो है वो जो ये थर्ड क्लास है, मतलब जो कॉपर वाला क्लास है, प्रोड्यूसर क्लास, ये नहीं कंट्रोल कर सकते हैं सेक्स वाली फीलिंग। तो इनको वो अलाउ करता है कि ठीक है आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, आप शादी कर सकते हैं। अच्छा, प्लेटो ना पर्सनल फैमिली के खिलाफ था कि एक व्यक्ति की एक वाइफ होगी। वो कहता है कि नहीं, स्टेट डिसाइड करेगा कि कौन किससे शादी करेगा, और ओनली द एबलिस्ट वुमेन विल मैरी, क्योंकि इससे जो रेस पैदा होगा वो बेस्ट ग्रीक रेस होगा। तो एक तरह से आप देखेंगे, और इनफैक्ट वो तो ये भी कह देता है प्लेटो कि कब कौन किसके साथ सेक्स करेगा ये भी स्टेट डिटरमाइन करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही एक रेजिमेंटेड सोसाइटी है। इस पे बहुत ज़्यादा प्लेटो का क्रिटिसिज्म है। जैसे कि आप देखे होंगे तो एरिस्टोटल खुद कहते हैं कि भाई देखिए फैमिली और प्रॉपर्टी जो है ना, ये एक टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है। अगर कोई अदर इंस्टीट्यूशन होता तो अब तक इवॉल्व हो गया होता, नहीं हुआ ना। और मोटिवेशन मिलता है भाई, प्रॉपर्टी अगर कोई गेन करेगा तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमको और काम करना है। वो व्यक्ति चैरिटी कर सकता है, और परिवार से आदमी की इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहती है। आपने इमाइल दुर्खिम पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में, वहां से उनको लिंक कर सकते हैं। व्यक्ति में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है। एरिस्टोटल कहते हैं कि रेमेडी कैन नॉट बी वर्स देन डिजीज। आपका जो सोल्यूशन है, एज आपको मान लीजिए कोई बीमारी हुई तो बीमारी का इलाज ऐसा नहीं बता देंगे ना कि अब घाव हुआ है तो उसको खरकोच दो एकदम से, हाँ मतलब उसको कुरेदना एक तरह से। और स्ट्रॉस भी लियो, स्ट्रॉस भी सेम कहते हैं, यही क्रिटिसिज्म है कि भाई आपने इस तरह से रेजिमेंटेड सोसाइटी बना दी, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं बचेगा। बर्लिन भी यही क्रिटिसिज्म करते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारा सेकेंड बेस्ट स्टेट। इसमें प्लेटो मानते हैं कि हाँ भाई ठीक है, लॉज सुप्रीम है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों की होगी, हम मानते हैं, और लेकिन रिचेस्ट और पुअरेस्ट के बीच की डिस्पैरिटी आपको कम करनी चाहिए। और यहाँ वो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आकर के थोड़ा सा मान जाते हैं कि ठीक है मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी सही है। मतलब यहाँ पे एरिस्टोटल की जो क्रिटिसिज्म थी ना, उनको वो एक्सेप्ट करते हैं। क्रिटिसिज्म में तो हमने ऊपर भी बहुत सारे बता दिए, बट अगर कुछ और क्रिटिसिज्म देखना चाहेंगे तो आप बर्लिन को लिख सकते हैं कि बर्लिन ने कहा प्लेटो एक रेजिमेंटेड सोसाइटी क्रिएट कर दिया इन्होंने, कोई चॉइस नहीं बचा है। आप कार्ल पॉपर की क्रिटिसिज्म को लिखेंगे कि पॉपर ने कहा कि अलोंग विद हीगल एंड मार्क्स, प्लेटो इज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी क्या होती है? जो स्टेट इंटरवेंशन प्लस मार्केट फ्रीडम दोनों को बैलेंस करती है। हेगेल ने क्या किया? हेगेल इंस्पायर्ड फासिज्म एंड मार्क्स इंस्पायर्ड कम्युनिज्म। तो ये तीनों को ही वो बोलता है कि एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी है। कार्ल पॉपर बिलीव्स इन इवोल्यूशनरी ग्रेजुअल चेंजेज, ठीक है। और अच्छा, लेकिन ये बात गलत है, मतलब आप नहीं कह सकते हैं कि प्लेटो जो है वो एकदम फासिस्ट थे, क्योंकि प्लेटो का अगर पर्पस देखेंगे ना तो ही वांटेड टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट ना। उनका अगर पर्पस आप देखिए ना, सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज दिख सकती हैं आपको फासिज्म से, बट कोयर्जन उनका पर्पस नहीं था कि सिटीजन को कोयर्ज किया जाए, इंपीरियलिज्म लाया जाए, सोसाइटी में पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब कर दिया जाए, इस तरह की चीजें नहीं थी। तो आप और भी लोगों को लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि लेविंसन है एक, तो इन्होंने कहा था, प्लेटो को डिफेंड किया था, तो इन्होंने कहा था कि ऐसा बात नहीं है जो ये आप लोग प्लेटो पे जो इल्जाम लगा रहे हैं ये गलत है। लेकिन ये भी बात एक्सेप्ट
बाद में किया गया कि अब प्लेटो की वो गरिमा नहीं रह जाएगी जो इन लोगों के क्रिटिसिज्म के बाद, खासकर पॉपर के क्रिटिसिज्म के बाद आया। और इनकी सबसे बड़ी तो क्रिटिक इनके अपने चेले एरिस्टोटल ही रहे हैं, तो इन लोगों को आप कोट कर देंगे तो हो जाएगा। और अंत में जब सिग्निफिकेंस भी आप लिखेंगे ना, 16 नंबर हम कर देते हैं, तो जब आप सिग्निफिकेंस लिखेंगे प्लेटो का, तो आप बताएंगे कि देखिए प्लेटो ने जिन जिन मुद्दों पे बात की है, दीज इशूज हैव बीन एवरग्रीन इशू। जैसे कि प्लेटो ने जस्टिस पे बात की, आज भी हम जस्टिस पे बात करते हैं। जस्टिस इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल थ्योरी, लाइक पावर इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, मनी इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, ऐसा है। और पॉपर ने तो खुद कहा है कि WPT कैन बी ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट हार्डली नॉन प्लेटोनिक। व्हाइट हेड है एक, इन्होंने कहा है कि द इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज द सम टोटल ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो और एरिस्टोटल को मिला दीजिए, पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि एरिस्टोटल की बात करेंगे, ही टॉक्स अबाउट स्लेवरी, ही डिफेंड्स स्लेवरी, ही टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, तो बहुत सारे, ही टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल थॉट जो है वो समराइज हो जाती है। फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। देखिए एक तरीका होता है, इफ यू वांट टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, जस्ट अंडरस्टैंड सम थीम। जैसे कि मान लीजिए कि आप स्टेट को ले लीजिए, तो स्टेट पे पूछिए कि अगर हम प्लेटो से पूछेंगे तो स्टेट पे क्या बोलेंगे कि स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इज द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कम्युनिटी को प्रायोरिटाइज करेंगे। बट यू आस्क अबाउट, इफ यू आस्क विद किन से पूछेंगे आप, कार्ल मार्क्स से पूछेंगे कि स्टेट के बारे में क्या बताइए, क्या लगता है आपको स्टेट कैसा इंस्टीट्यूशन है, वो बोलेंगे स्टेट इज द एक्सप्लॉइटेटिव इंस्टीट्यूशन, स्टेट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जुआ क्लास, स्टेट इज इन फैक्ट द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बुर्जुआ क्लास, इट ट्राइज टू मेंटेन द डिफरेंस ऑफ द हैव्स एंड हैव नॉट्स। ओके, मतलब स्टेट के बारे में देख रहे हैं कि दोनों का पोल्स अपार्ट है। आप हॉब्स से पूछेंगे तो वो कहेंगे देखिए स्टेट तो स्टेट ऑफ नेचर से निकालने के लिए जो ह्यूमन नेचर है वो इगोइस्टिक है, सेल्फिश है। स्टेट ऑफ नेचर वाली कंडीशन से बचना है तो ऑल पावरफुल स्टेट को क्रिएट करना होगा। वही आप जॉन लॉक से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, ह्यूमन नेचर मिक्स्ड है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो वो कैसा स्टेट की बात करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाली स्टेट की बात करेंगे जिसमें कि नेचुरल राइट भी आपका होगा। हम क्या कह रहे हैं ना कि आप पॉलिटिकल साइंस को अगर पढ़ना चाहते हैं तो जितनी भी थीम्स हैं जैसे कि स्टेट, राइट्स, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, इनके बारे में डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के विचारों को पढ़िए एंड अप्लाई दीज ऑन वाइल राइटिंग द आंसर ऑफ सेक्शन बी। जैसे कि जो थीम्स हैं, जैसे मान लीजिए आप फंडामेंटल राइट लिख रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट में क्या है, एक राइट है और एक फंडामेंटल है। डिफरेंशिएट द टू एंड देन ब्रिंग सम ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स हियर एंड देन यू विल फाइंड द एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब आप एक नॉर्मल आंसर लिख रहे हैं ना नॉन पॉलिटिकल साइंस का, तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ के। बट व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्लीज डू नॉट स्टॉप कोटिंग दीज थिंकर्स। थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट कीजिए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और यदि आपको अन्य किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है देन आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी